मैं मेज से बर्तन उठाकर बड़े आराम से तश्त में रख रहा था। वो इब्रानी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। सिक्योरिटी चीफ बरसाम ने सिगरेट सुलगाया और कहा, सर हमारी सिक्योरिटी यहाँ बड़ी सख्त है। अगर बाहर से कोई पाकिस्तानी कमांडो आया है तो इसे यकीनन दुश्मन की किसी आबदोज कश्ती ने साहिल पर उतारा होगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर सिगार का हल्का सा कश लगाकर बोला, क्या आपने यहाँ समंदर के नीचे बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई? बरसाम ने जवाब में कंधे उचकाए और कहा, सर इसकी कभी जरूरत नहीं समझी गई। वैसे भी आप तो जानते हैं कि ये जजीरा भारत के मुल्क का एक हिस्सा है और भारतीय हुकूमत ने हमें एक दोस्ताना मुआहदे के तहत कुछ अरसे के लिए दे दिया है। हम अगर जजीरे के गिर्द बारूदी सुरंगें वगैरह बिछाते हैं तो इससे ताल्लुकात पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय हुकूमत का कोई ना कोई साइंसी या फौजी वफद महीने में एक आध बार यहाँ जरूर आता है और वो फौजी लॉन्च पर ही आते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम खामोशी से सिगार पीने लगे। मैं खाली बर्तन लेकर किचन में आ गया। किचन खाने की मेज पर से ज्यादा दूर नहीं था और अगर आदमी हमतन गोश हो तो वो खाने की मेज पर बातें करने वालों की आवाजें और जुमले बखूबी सुन सकता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर कहने लगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जो भारत के तामुल लोग बस्ती में रहते हैं ये इनमें से किसी की कारस्तानी हो? मेरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। सिक्योरिटी चीफ बरसाम ने कहा, सर ये लोग तो इतने पसमानदा और जाहिल हैं कि इन्हें इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों की क्या ज़रूरत हो सकती है। फिर ये लोग तो एक तरह से यहाँ पनाह लिए हुए हैं। मैं कॉफ़ी लेकर मेज़ के पास पहुँच गया और बड़े आराम से मेज़ पर कॉफ़ी के बर्तन रखने लगा। मैं मिस्टर फराहीम से आंखें चुराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी आजिज़ाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ऐसा सवाल कर लिया जिससे मेरे दिल को जरा सा धड़का लगा, मगर मैंने अपने रवैये से हरगिज जाहिर न होने दिया। इसने सिक्योरिटी चीफ से पूछा, मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत से एक नया तामिल बाशिंदा भी यहाँ आया है, वो कौन? मैं इससे मिलना चाहता हूँ। ये इंतहाई तशवीश अंगेज लम्हा था। मेरे कानों में सनसनाहट सी गूंजने लगी। ये नया सुराग रसां हर बात से वाकिफ था। अगरचे इसने मुझे पहचाना नहीं था, हो सकता है कि इसने मेरी तस्वीर न देखी, लेकिन अगर वो मुझसे पूछगछ करता है तो मेरे किसी न किसी जाल में फंस जाने का इम्कान था। मैं ये तवक्का कर रहा था कि सिक्योरिटी चीफ अभी मेरी तरफ इशारा करके कहेगा कि ये आदमी हाल में ही भारत से आया है, लेकिन इसने जो जवाब दिया इसने एक पल के लिए मुझे ज़रूर चौंका दिया। इसने सिगरेट का कश लगाकर कहा, एक आदमी कराला की जेल से भागकर यहाँ ज़रूर आया था, लेकिन वो पिछले दिनों ताड़ी ज़्यादा पीने की वजह से अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया है। सिक्योरिटी चीफ ने ये इकदाम अपनी खाल बचाने के लिए किया था। इससे मुझ पर तो शक था ही नहीं कि मैं कोई कार्रवाई भी कर सकता हूँ। चुनाचा वो मेरा नाम लेकर अपने आप को खामखा किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता था। इसने कंदरोम का नाम लेकर अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि बस्ती में कौन जीता है कौन मरता है इसका ज्यादा इल्म सिवाय सिक्योरिटी चीफ मिस्टर बरसाम के वहाँ किसी दूसरे को नहीं था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कॉफी का प्याला उठाया और होंठों के करीब लाकर बोला, इसके अलावा भारत से कोई नहीं आया? बिल्कुल नहीं, बस वही एक नौवारिद था जो मर गया। सिक्योरिटी चीफ ने अपने मेहमान की प्याली में कॉफी उंडेलते हुए कहा। इसकी बेगम ने अपने हाथ से बनाए हुए बिस्कुटों की प्लेट मेहमान को पेश की और मुस्कुराकर कहा, ये मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाए हैं। सिक्योरिटी चीफ ने खुद ही मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। अगरचे इसने अपने कैरियर को तबाही से बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे पहुंचा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब मैं पूरी तवज्जो से अपना असली मिशन शुरू कर सकता था। जब मेहमान इंटेलिजेंस ऑफिसर सिक्योरिटी चीफ के साथ खाने के कमरे में चला गया तो मैडम ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारे साहब ने मुझे बता दिया है कि अगर ये नया इंटेलिजेंस ऑफिसर जजीरे में नए आने वाले आदमी के बारे में पूछे तो मैं तुम्हारा नाम न लूँ। इस तरह वो तुम्हें खामखा परेशान करते। मैंने भी साहिब को यही मशवरा दिया था। यही वजह है कि इसने तुम्हारा नाम नहीं बल्कि कंदरोम का नाम लेकर मामला रफा दफा कर दिया। मैंने हाथ बांध लिया और सर झुकाकर कहा, धन्यवाद मैडम जी, मैं गरीब आदमी हूँ, आपका नमक खाता हूँ, आपके लिए भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ। साहिब ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैडम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि मेरे खामद की तवज्जो मुझसे हटती जा रही है। इसकी बातों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। वो ज़रूर इस पाकिस्तानी बदमाश औरत के साथ यहाँ से फ़रार होने का प्रोग्राम बना चुका है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ बदगुमानियाँ भी ज़रूर होती हैं। पहली बात तो ये थी कि ये यहूदी औरत वाकई अपने खामद से बहुत प्यार करती थी। दूसरा, मैंने इसे तोहमात के चक्कर में डाल दिया था कि इसे अपने खामद की ज़रा सी बात पर शक होने लगा था। मैंने इससे कहा, मैडम मैं आज रात ही इस इलाके को देखने जाऊंगा। मैडम ने किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और राजदारी से बोली, डेकर तुम तो भोले भाले आदमी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है।
हिफा से नया सुराग रसां भी आया है, मगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने इसे तसल्ली दी कि मैं जंगल का रहने वाला हूँ और महाराष्ट्र में अपने चचा के जंगल में लकड़ियां काटने वाले मजदूरों की निगरानी किया करता था। मैं जंगल में छुपना और रास्ता बनाना जानता हूँ। मैडम ने अब मुझसे कसम ली कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं किसी हालत में भी इसका नाम नहीं लूंगा। मैंने भगवान की कसम खाकर वादा किया कि मैं इसका नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। इसी रात में 12 बजे के बाद झोंपड़ी से निकलकर इस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा, जिसके दामन में एटमी प्लांट और लेबोरेटरी का छोटा सा गुंबद बना हुआ था और जिस तरफ जाने की किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इजाजत नहीं थी। इस पहाड़ी हदूद अरबा से मैं वाकिफ था। इस पहाड़ी का एक भी हिस्सा समंदर की जानिब था। दूसरी जानिब ढलान की सूरत में वादी का एक छोटा सा प्याला बन गया था। इस प्याला नुमा वादी में पहाड़ी ढलान के बिल्कुल साथ एटमी कॉम्प्लेक्स की 3 मंजिला इमारत और इसके सामने गोल दायरे में एक गुंबद बना हुआ था। मेरा टारगेट 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कोने वाला कमरा ही हो सकता था। जंगली रास्तों से गुजरता हुआ मैं पहाड़ी की ढलान वाले समंदरी साहिल पर पहुंच गया था। चूंकि इस जानिब समंदर था, इसलिए यहाँ मुझे कोई संतरी पहरा देता हुआ दिखाई न दिया। मैंने समंदर में छलांग लगा दी और तैरता हुआ पहाड़ी के दामन में आ गया। यहाँ समुद्री लहरें पत्थरों से टकरा टकरा कर वापिस चली जाती थी। मैं एक पत्थर पर चढ़ गया और अंधेरे में झुककर पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। ये पहाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। पहाड़ी की चोटी पर किसी पहरेदार की मौजूदगी का इम्कान था और मैं अब किसी संतरी को हलाक करने का खतरा मोल लेकर अपने रास्ते में कांटे नहीं बिखेरना चाहता था। मैं झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर बेहद एहतियात के साथ चारों तरफ से होशियार आंखें खोले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। पहाड़ी की चोटी पर कहीं भी मुझे किसी संतरी का साया नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मैं चौकस था, क्योंकि पहरेदार संतरी किसी झाड़ी या मोर्चे की ओट में भी छुपा बैठा हो सकता था। चोटी के करीब पहुंचकर मैं ढलान पर लेट गया और सांप की तरह रेंग कर ऊपर को चला गया। चोटी पर जाकर मैंने दूसरी तरफ निगाह डाली तो देखा कि ढलान के नीचे प्याला नुमा छोटी सी वादी में गुंबद की 2 जानिब ट्यूब की रोशनी हो रही थी। बाएं जानिब वो 3 मंजिला इमारत थी जिसका आखिरी कमरा मेरा टारगेट था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मुझे वहां कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि अगर मैं इस पहाड़ी पर मगरिब की जानिब समंदर की तरफ चढ़ता हूँ तो इमारत के सामने की जानिब पोर्च में सिर्फ एक मुसल्ले पहरेदार टहल रहा था। एटमी प्लांट वाले गुंबद की तरफ जो पोर्च था वहाँ चंद एक गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया और वहीं से रेंगता हुआ वापस उतरने लगा। नीचे समंदर की लहरें पहाड़ी के दामन से टकरा टकरा कर वापस जा रही थी और इनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मुझे दूसरी रात अपने टारगेट पर हर सूरत में हमला करना था। दूसरी रात तारीख थी। आसमान पर चांद नहीं था, इस्तवाई सितारे स्याह आसमान पर चमक रहे थे। आधी रात से कुछ पहले मैं पूरी तरह कील कांटे से लेस होकर अपनी झोंपड़ी से निकला था। मेरा लिबास निक्कर और बुश शर्ट पर मुश्तमिल था। पाँव पर मैंने टाट के 2 टुकड़े रस्सियों से कसकर बांध लिए थे ताकि कहीं मेरे पाँव के निशान न पड़े। हाथों के निशान से बचने के लिए मैंने कपड़े का एक टुकड़ा अपनी कमर के साथ बांध लिया था। पिस्तौल को मैंने ओपलों के ढेर के नीचे गड़े से निकाल कर अच्छी तरह से साफ कर लिया था। पिस्तौल के अलावा एक सब्जी काटने वाला चाकू भी मेरी जेब में था। इन तमाम चीज़ों के अलावा नायलॉन की मजबूत मगर बारीक रस्सी भी मैंने अपनी कमर के गिर्द लपेट रखी थी, जिसके एक सिरे पर मैंने 4 इंच क़तर का एक फंदा बना रखा था। एक एतबार से मैं बहुत कम वसाइल और बेपनाह खतरात के साथ डेथ मिशन पर जा रहा था। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता न था। आगे मेरी मौत के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान के नामूस की खातिर जान कुर्बान कर देने का अज़्म मुझे आगे लिए जा रहा था। जंगली रास्तों से मैं अब पूरी तरह वाकिफ था। पहाड़ी तक पहुंचने में मुझे किसी दिक्कत का सामना न हुआ। अंधेरा पहली रात से ज्यादा था। समुद्री लहरें पहाड़ी के पत्थरों से टकरा टकरा कर वापस जा रही थी। मैं समंदर में उतर गया और पत्थरों का सहारा लेता पहाड़ी की दूसरी जानिब आ गया। यहाँ पानी पहाड़ी के दामन में गहरा था जो मेरी कमर तक पहुंच रहा था। मैं पहाड़ी की ढाल पर आ गया और घास और छोटी छोटी झाड़ियों को पकड़कर मगरिब की जानिब चलता गया। मेरे कयास के मुताबिक यही वो जगह थी जहाँ मुझे पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ना था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता चोटी की तरफ बढ़ने लगा। 10-15 मिनट की मेहनत के बाद मैं चोटी पर पहुंचकर लेट गया। दूसरी तरफ निगाह डाली तो मेरा कयास और अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। 3 मंजिला इमारत पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल मेरे सीध में थी। इंतहाई एहतियात के साथ ढलान उतर कर मैं इमारत के अकब में आ गया। इस जानिब इमारत के किसी भी कमरे की कोई खिड़की या रोशनदान मुझे दिखाई न दिया। मैंने बाएं जानिब कोने की तरफ रुख किया। कोने के करीब पहुंचा तो मुझे फर्श पर किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं वहीं दबक गया और जंगली पौधों की पहाड़ के पीछे से निगाहें सामने जमा दी। एक पहरेदार कोने के करीब आकर वापस मुड़ गया।
जब इसके कदमों की आवाज़ दूर चली गई तो मैं पौधों की ओर से निकला और कोने वाली दीवार के पास आकर बैठ गया। इधर दूर खंबे की रोशनी आ रही थी। जो पहरेदार यहाँ से टहलता हुआ गया था वो खंबे के पास पहुंचकर रुक गया, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और दोबारा वापस मुड़ा। मैं तेजी से वापस पौधों की ओट में आकर छुप गया। जब वो अपनी मुकर्ररा हद पर आकर बुढ़ा तो चंद सेकंड्स के बाद मैं दोबारा कोने वाली दीवार के पास आ गया और ऊपर निगाह डाली। ऊपर दूसरी और तीसरी मंजिलों की बालकोनियां बाहर को निकली हुई थी। यहाँ से ऊपर चढ़ना और सोनिया को निकाल कर नीचे लाना इस पहरेदार की मौजूदगी में तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा अकबी दीवार पर कोई खिड़की या बालकोनी नहीं थी। मुझे इसी जगह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी थी, मगर पहरेदार संतरी बाकायदा टहल कर अपनी ड्यूटी दे रहा था। स्टेन गन इसके कंधे से लटक रही थी। यहाँ अगर जरा सा भी शोर पैदा होता है तो न जाने कहाँ कहाँ से संतरी और सिक्योरिटी के लोग निकल कर एक लम्हे में पहुंच सकते हैं। मेरे पास सोचने और गौर करने के लिए वक्त भी नहीं था। मैं आज रात कुछ न कुछ कर गुजरने का आज़म लेकर निकला था। वैसे भी मैं जिस रात भी आऊँ मुझे इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना था। बराह रास्त इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे लामुहाला यही रास्ता इख्तियार करना था। इस संतरी की मौजूदगी में मैं फंदा बालकोनी में नहीं फेंक सकता था। अगर फंदा बालकोनी के जंगले के उभरे हुए कोनों में नहीं फंसता तो भी यह संतरी वापस मुड़ते वक्त मुझे देख सकता। अगर फंस भी जाता है तो संतरी वापस घूमने के बाद मुझे ऊपर चढ़ते हुए देखकर वही स्टेन गन से भून सकता है। मैंने फौरी तौर पर इस संतरी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि वो खंबे के पास जाकर वापस मुड़ा। अब वो एक एक कदम उठाता मेरी तरफ चला आ रहा था। सिगरेट इसके हाथ में सुलग रही थी। मैं झाड़ी के पीछे दबका हुआ था। मैंने चाकू निकालकर अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया था। मैं यहाँ साइलेंसर लगे पिस्तौल का भी फायर नहीं करना चाहता था। संतरी और झाड़ी के दरमियान फासला कम होता है। मैंने इस लम्हे को जहन में रख लिया था जब मुझे इस पर हमला करना था। यह हमला आसमानी बिजली की तरह आनन फानन होना था। संतरी झाड़ी के करीब आया। मैंने बैठे बैठे अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर से उठा ली और पंजों के बल हो गया। दुश्मन झाड़ी के पास आकर रुका। इसने मुंह ऊपर उठाकर दूसरी और तीसरी मंजिल की बालकोनियों को देखा। मैंने अपना सांस रोक लिया था। इसने सिगरेट का एक कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ता इन्हीं कदमों वापस पलटा। इसने अभी पहला कदम ही उठाया था कि झाड़ी में से जैसे खूनख्वार चीता निकलकर इसकी गर्दन पर पड़ा। इस वक्त मेरे दो एक्शन थे। एक बाजू ने जब इसकी गर्दन को आगे से अपने बाजू के शिकंजे में लेकर पूरी ताकत से झटक दी तो दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू इसकी पीठ की जानिब से पसलियां तोड़ता हुआ इसके दिल में जाकर लग चुका था। दोनों एक्शन एक साथ हुए थे और इसमें ऐसी यगायंग और तेजी थी कि संतरी ने जितना सांस लिया था बस वो ही इसका आखिरी सांस साबित हुआ था। वो मेरे बाजुओं से गिरने लगा। मैं इसे खींचकर पीछे झाड़ी में ले गया। मैं नहीं चाहता था कि इसके खून के निशान मेरी बुश शर्ट पर लगे। खून इसके आगे और सीने के पिछले हिस्से से बराबर निकल रहा था, मगर इसकी वर्दी में ही जज़ब हो रहा था कि मैंने इसे झाड़ी के पीछे घास के अंधेरे में लिटा दिया। इस काम से फारिग होते ही मैंने जल्दी से नायलॉन की रस्सी अपनी कमर से खोली और इसके फंदे वाले सिरे को घुमाकर ऊपर वाली बालकोनी पर फेंका। फंदा बालकोनी के जंगले के बाहर निकली हुई सलाख में अटक गया। मैं दीवार के साथ पाँव टिकाकर ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल की बालकोनी में आते ही मैं बैठ गया। सामने वाला छोटा सा गैलरी नुमा बरामदा खाली पड़ा। यहाँ मैंने तीसरी मंजिल वाली बालकोनी में फंदा फंसा है और बेहद खामोशी और एहतियात के साथ तीसरी मंजिल की बालकोनी के लोहे के जंगले को दोनों हाथों से पकड़ कर सामने वाली गैलरी नुमा बरामदे को देखा। मेरा दिल धक से रह गया। ऊपर भी एक गार्ड पहरा दे रहा था। अगर मेरे टाइम में 10 सेकंड की कमी बेशी हो जाती तो मेरी मौत यकीनी थी, क्योंकि मैंने देखा कि तीसरी मंजिल वाला गार्ड बालकोनी से वापस मुड़कर मुझसे बमुश्किल 7-8 कदमों पर आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाता चला जा रहा था। इसकी पीठ मेरी तरफ थी। ना जाने कौन से कदम पर इसे वापस मुड़ना था। ये बड़ी नाजुक घड़ी थी। मैं अपनी एक टांग बालकोनी के ऊपर करके बालकोनी में सिमट कर एक तरफ होकर बैठ गया। मैं गार्ड के पीछे 6-7 कदम चलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो मेरी आहट सुनकर मेरे पहुंचने से पहले ही घूम कर मुझे देखकर और फायर कर सकता था। अगर इसे फायर करने की मोहलत मैं न भी देता तब भी वो शोर मचाकर दूसरे पहरेदारों को खबरदार कर सकता था। मजबूरन मुझे इसके वापस मुड़ने, बालकोनी तक आने और यहाँ से दोबारा वापस मुड़ने का इंतज़ार करना पड़ा। इसमें एक ख़तरा यह भी था कि अगर वो बालकोनी में नीचे आकर देखता है तो मैं इसे नज़र आ सकता था। बहरहाल मैं पूरी तरह चौकस होकर बैठ गया। मैंने अब पिस्तौल निकाल लिया था। मैं बालकोनी की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। यहाँ दीवार की सिर्फ 2 ईंट चौड़ी ओट थी। मैं सांस रोके पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाए एक जिंदा लाश बनकर खड़ा था। मुझे गार्ड के कदमों की आवाज़ अपनी तरफ आती सुनाने लगी। आवाज़ करीब से करीब तर आ रही थी। वो चंद कदम आगे चलने के बाद ही घूम गए। हमें जाबाज फोर्स के तहत ट्रेनिंग दी गई थी, ताहम हमें ट्रेनिंग देने वाले इंतहाई तजुर्बेकार फौजी कमांडो थे।
हमें आदमियों की डिमी पर फायरिंग करके बताया गया था। अगर पीछे से इन पर फायर किया जाए तो गोली पीठ पर किस जगह लगनी चाहिए, यही टारगेट मेरी आंखों के सामने था। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि कहीं गार्ड टहलता टहलता आगे बालकोनी में ना आ जाए, फिर मैं इसे नजर आ सकता था और न जाने बौखलाहट में क्या क्या हो जाए। गार्ड के भारी फौजी बूटों की आवाज बिल्कुल मेरे करीब आ गई। मैंने अपना सर दीवार के साथ लगा दिया। मैं अंधेरे में खड़ा था, मैंने सांस रोक लिया था। मैं इस इंतजार में था कि अभी वो वापस मुड़कर चलना शुरू कर दे, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा था। मैंने जरा सी भी हरकत न की। फिर मुझे नीम अंधेरे में इसका एक पाँव बालकोनी में आता नजर आया। मेरे खुदा, वो बालकोनी में दाखिल हो रहा था। शायद इसने बालकोनी के जंगले के बाहर निकली हुई सलाख के साथ लटकती रस्सी को देख लिया था। वो बिल्कुल मेरे पहलू से होकर जंगले की रस्सी पर झुकने ही लगा था कि इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। इसने एकदम से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। यकीनन मेरे साथ इसकी आंखों में भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक बिजली सी कौंध गई होगी। एक पल के लिए हमारी आंखें एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गई, लेकिन मैं पहले से ही सूरत हाल के लिए तैयार था, जबकि वो नहीं था। चुनाचा मैं एक पल के गुजरने से पहले पहले वापस आ गया और इससे पेशतर के इसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती। इसका हाथ स्टेन गन की तरफ जाता, मेरी पिस्तौल के साइलेंसर से गोली निकलकर बिल्कुल सीधी इसके दिल में पैवस्त हो चुकी थी। मुझे इसके गिरने का इतना यकीन था कि मैंने फायर करते ही इसे थाम लिया कि अगर वो बालकोनी से नीचे गिर पड़ा तो कोई दूसरा संतरी शोर मचा देगा। मैं इसे घसीट कर पीछे ले गया। गोली इसके दिल में डूब चुकी थी और वह जिंदा नहीं थी, मगर शायद इसका दिमाग अभी तक जिंदा था। मैंने इसे गैलरी के फर्श पर लिटाया तो इसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए 2-3 बार पलकें झपकाई। मैंने इसकी गर्दन को दबोच लिया, मगर इसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थी। वो मर चुका था। मैंने इसे घसीट कर गैलरी वाली दीवार के साथ अंधेरे में कर दिया और कोने वाले कमरे के पास आ गया। मैंने पहला काम यह किया कि बालकोनी वाली रस्सी ऊपर खींच कर एक तरफ रख दी। फंदा मैंने बालकोनी की सलाख में ही रहने दिया। कमरे पर ताला लगा था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पिस्तौल के साइलेंसर की नाली को ताले की कुंडी में डालकर आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। ताला टूट गया। मैंने जेब से रुमाल निकाला, ताले को साफ किया, फिर रुमाल की मदद से दरवाजे की कुंडी हटाकर इसे ज़रा सा खोल कर अंदर झांक कर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसानी साया तेज़ी से दरवाजे से पीछे हट गया। मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी, सोनिया क्या ये तुम हो? ये जुमला मैंने उर्दू में कहा था। अंधेरे में से एक साया मेरे करीब आ गया। ये एक वहशत अंगेज जनाना चेहरा था जिसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे खुश्क कमज़ोर आवाज़ आई। जुमला उर्दू में अदा हुआ था, तुम कौन हो? मैंने जल्दी से कहा, सोनिया ये वक्त इन बातों का नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जल्दी से मेरे साथ बाहर आ जाओ। ये सोनिया ही थी। इसका लिबास एक फटी हुई पतलून मैली कुचैली कमीज पर मुश्तमिल था। हाँ, इसके बाल इसके शानों पर बिखरे थे। मैंने सोनिया के बाहर आते ही दरवाजे को बंद करके एक बार फिर रुमाल से वहाँ लगे अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से मिटा दिए। सोनिया गैलरी में दीवार के साथ लगी संतरी की लाश को झुककर देखने लगी। मैंने नायलॉन की रस्सी नीचे लटका दी। सोनिया ने सरगोशी में कहा, तुम्हें बड़ी बहादुरी से काम लेना होगा। यहाँ से तुम दूसरी मंजिल वाली गैलरी में उतर कर मेरा इंतजार करोगे। जल्दी से उतर चलो, वक्त नहीं है। सोनिया की जान पर बनी हुई थी। इसने रस्सी को पकड़ा, अपनी टांगे गैलरी से नीचे की और आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। जब वो दूसरी मंजिल की गैलरी में पहुंच गई तो मैं भी फुर्ती से इस गैलरी में उतर गया। एक झटका देकर फंदे को ऊपर वाली गैलरी से निकालकर दूसरी गैलरी में फंसाया और सोनिया को लेकर नीचे जमीन पर आ गया। मैंने सोनिया को झाड़ी के पीछे कर दिया और गौर से सामने वाली रोशनी को देखा। पहले वाली संतरी की लाश इसी तरह झाड़ी में पड़ी थी। सोनिया ने ये लाश भी देख ली थी। दूर खंबे वाली बत्ती रोशन थी, वहाँ कोई दूसरा संतरी नजर नहीं आ रहा था। मैं रस्सी वहाँ रखकर दूर नहीं जाना चाहता था। 2-3 झटकों के बाद रस्सी गैलरी के जंगले से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने रस्सी को लपेटकर निक्कर की जेब में ठोंसा और सोनिया के करीब झुककर कहा, मेरे पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दो। मैंने थोड़ी देर बाद ही महसूस किया कि सोनिया को पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। खुदा जाने वो कब से इस बंद कोठरी में कैदो बंद की सोबतें और तरह तरह के तशद्दुद बर्दाश्त करती रही थी। मैं इसे सहारा देकर अपने साथ चढ़ाने लगा। अंधेरे में वो मुझे कमज़ोर सी लग रही थी, फिर भी आज़ाद होने के ख्याल से इसमें एक नई ताकत सी आ गई थी और वो मेरे सहारे के बगैर चढ़ाई चढ़ने लगी। ढलान पर ज़्यादा दिक्कत महसूस न हुई। हम लुढ़कते झुक कर दौड़ते हुए ढलान के नीचे समंदर में उतर गए और फिर मैं इसे वहाँ से भी निकाल कर अपने साथ साहिल से हटकर जंगल में ले आया। इसका सांस फूल गया था। वो कुछ देर दम लेने के लिए रुकना चाहती थी, मगर मैंने इसे इसकी इजाज़त न दी और बाजू से थाम कर कहा, सोनिया यहाँ पल भर का आराम तुम्हें हमेशा के लिए मौत के मुंह में झोंक सकता है। वो उठकर चलने लगी। वो खामोश थी। इसका सांस चढ़ा हुआ था। छोटे छोटे खडनालों और ऊंची ऊंची जंगली घास में से गुजरता हुआ मैं इसे अकब से होता हुआ इस चट्टान के दामन में ले आया, जहाँ बाएं जानिब गहरे गड्ढे के पास खाड़ी के किनारे पर मिट्टी का वो कुदरती तौदा था जिसके अंदर मैंने इसके लिए एक लाहत खोद रखी थी।
वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं आगे आगे झाड़ियों और घास को परे हटाता चल रहा था। तोते के पहलू में आकर मैं अपनी कमीनगाह के शुगाफ वाली खुश्क झाड़ियों के पास बैठ गया। वो भी बेदम होकर गिर पड़ी। मैंने झाड़ियाँ एक तरफ हटाई, शुगाफ में से गुजर कर लाहद के अंदर गया। अंदर से 2 नारियल उठाए, बाहर आकर इन्हें तोड़ा और एक नारियल का प्याला सोनिया को देकर कहा, इसे पी लो। इसने नारियल का प्याला होंठों से लगाया और खटाखट पी गई। मैंने भी नारियल का पानी पी लिया। इसने अंधेरे में शुगाफ की तरफ देखकर कहा, क्या तुम यहाँ रहते हो? मैंने कहा, नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ वक्त के लिए रहना होगा। अंधेरे में इसके सफ़ेद और स्याह आंखें मुझ पर जम गई। इसने गहरा सांस लिया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गया और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इसे इतना मालूम था कि वो किसी ऐसी जजीरे में कैद है जहाँ से फरार होना बहुत मुश्किल है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में जल्दी जल्दी सारी कहानी बयान कर दी। मैंने इसे ये बिल्कुल न बताया कि मिस्र में इसके बाप का इंतकाल हो चुका है और माँ बिस्तर मरग पर पड़ी है। इसने लंबा सांस भरकर कहा, यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक इंडीमान के इस जजीरे पर इसराइलियों का अमल दखल है तो उन्होंने इसके गिर्द सख्त पहरा लगा रखा होगा। इसकी लॉन्च दिन रात गश्त करते होंगे। मेरे साथ तुमने अपनी ज़िंदगी को भी नाहक दाव पर लगा दिया है। जब तक पीछे से हमें कोई मदद नहीं पहुंचती, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा, हमें पीछे से कभी मदद नहीं आया करती। मैं जान पर खेल कर तुम्हें यहाँ तक निकाल लाया हूँ। अब खुदा ने चाहा तो तुम्हें यहाँ से भी निकाल कर ले जाऊँगा। सिर्फ मुझे तुम्हारी हिम्मत और सब्र व इस्तकामत की ज़रूरत है। सोनिया आहिस्ता से बोली, इससे मुझे हर हालत में काम लेना ही पड़ेगा। अगरचे यहूदियों ने मुझ पर इतने जुल्म तोड़े हैं कि मेरा सारा जिस्म एक दुखता हुआ फोड़ा बन गया है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं हूँ। शाबाश, मुझे यही चाहिए। ये कहकर मैंने शुगाफ की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें इसके अंदर रहना होगा इस वक्त तक, जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं कर लेता। इसमें एक दिन भी लग सकता है और एक हफ्ता भी। एक बात तुम्हें अपने जहन में रखनी होगी कि तुम्हारे फरार का थोड़ी देर बाद ही यहूदियों को इल्म हो जाएगा। इसके साथ ही इस जजीरे पर एक तूफ़ान बर्पा हो सकता है। यहाँ जितनी फोर्स मौजूद है वो सब के सब तुम्हारी तलाश में निकल खड़ी होगी। वो इस गड्ढे और मिट्टी के तोदे के पास भी आ सकते हैं। तुम्हें दिन के वक्त किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलना होगा। अंधेरा होने के बाद बेहद एहतियात और पूरी तसल्ली कर लेने के बाद तुम इस लाहत से चंद लम्हों के लिए बाहर निकल सकती हो। यूँ समझ लो कि मौत से बचने के लिए तुम्हें कुछ रोज़ कब्र के अंदर गुजारने होंगे। क्या तुम इस पर अमल कर सकोगी? सोनिया ने कहा, मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी एक एक हिदायत पर अमल करूँगी। मैंने इसे बताया कि मैंने लाहद में नारियल जमा कर रखे हैं और इसे ये भी तसल्ली दी कि मैं इसके लिए रात को किसी भी वक्त कुछ न कुछ खाने को लाता रहूँगा। मैंने इसे अपना पिस्तौल और चाकू भी दे दिया और कहा कि वो अपनी इससे हिफाजत करती रहे। फिर मैं रेंगता हुआ शुगाफ में से गुजर कर लाहद में चला गया। सोनिया भी मेरे पीछे पीछे रेंगती हुई अंदर आ गई। अंधेरे में पहले तो हमें कुछ भी नजर न आया, फिर हमें एक दूसरे के जिस्म, बाजू, सर और आंखें नजर आने लगी। सोनिया कच्ची दीवार से लगकर बैठ गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, शुगाफ में झाड़ियों के बीच से तुम्हें ताज़ा हवा अंदर आती रहेगी। तुम यहाँ घबराओगी तो नहीं? अगर वो अपने मकान के ड्राइंग रूम से उठकर सीधी वहाँ आई होती तो शायद दहशत के मारे चीख मारकर बाहर निकल पड़ती, लेकिन वो न जाने कितनी अजियतें बर्दाश्त करके आई हुई थी कि इस तंगो तारीक लहद के कोने में भी ऐसे इत्मीनान से बैठी थी कि जैसे ये इसके घर का ड्राइंग रूम है। कहने लगी, मुझे एक ही तशवीश लगी है अमर, और वो ये कि तुम कोई ऐसा इंतज़ाम करने में कामयाब हो सकोगे जो हमें यहाँ से फ़रार होने में मदद दे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।